हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। आप कुछ भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। हम आजकल पढ़ रहे हैं संधियां, और संधियों में हमारा जो श्रृंखला चल रही है हमारी, वो है विसर्ग संधि की। और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विसर्ग के पहले यदि छोटी ई, छोटा ऊ स्वर वर्ण आए। हाँ, सही सुना आपने। मैंने कहा कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा ऊ ये स्वर वर्ण आए और विसर्ग के बाद के व्यंजन वर्ण का, खा, टा, ठा या पा, फा में से कोई हो, तब इस स्थिति में विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। ये एक परिभाषा, इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए, हमारी परिभाषा हमसे कह रही है कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर वर्ण आए, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर वर्ण आए और उसके बाद क या ख या फिर ट या ठ या फिर पा या फा ये व्यंजन वर्ण हो, तब इस स्थिति में ये जो हमारा विसर्ग है, इस विसर्ग का ये मूर्धन्य सा ये हो जाता है। ठीक है, मैंने पूरी परिभाषा को एक फार्मूले के रूप में यहां पर रख लिया है। इस फार्मूले को हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम देख लेते हैं। लिखा है विसर्ग के पहले छोटी ई, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ होना चाहिए। विसर्ग के बाद का, खा अथवा टा, ठा अथवा पा, फा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, हम संधि करते हैं। हमने लिखा नि, धन, कपट। ये इस पूरी परिभाषा को ये शब्द फॉलो कर रहा है। देखिए यहां पे जो ये निह है, विसर्ग के पहले छोटी ई है। आपको पता होगा कि इस ना में ये छोटी ई स्वर है, फिर विसर्ग है, फिर कपट है। ठीक है, अब इसके मिलने से चूंकि इतना तो बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि विसर्ग के पहले ई है, आप समझ जाएं, इसलिए मैंने ऐसा यहां पे लिखा है। तो अब इस विसर्ग का मूर्धन्य सा का हलंत हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं निस कपट। ये सही से लिखा जाएगा निस कपट। समझ में आया होगा। चलिए दूसरा है नि, धन, कलंक। यहां पर ई है, फिर विसर्ग है और फिर का है, इसलिए हमारा नया शब्द बनेगा
निष्कलंक। ऐसे ही हम अगला शब्द ले रहे हैं धनु, धन, टंकार। देखिए यहां पर ये टा वर्ण मिल रहा है हमको, यहां पर छोटा ऊ मिल रहा है, इसके बाद विसर्ग है और फिर ये टा। तो परिभाषा हमारी कहती है कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग है और फिर का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी स्वर व्यंजन वर्ण होता है तब विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा और हमारा नया शब्द बनेगा धनुष टंकार। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। हमने जाना निष्कपट, निष्कलंक, धनुष टंकार और चलिए पा का भी बना देते हैं। अगला शब्द मैंने लिया है निह, धन, पा। चूंकि यहां पर छोटी ई है फिर विसर्ग है, इसका योग हो रहा है पा से, इसलिए विसर्ग का ये मूर्धन्य सा हो जाएगा और नया शब्द हमारा बनेगा निष्पा। अब इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक अपवाद है जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए इसका अपवाद क्या है। इसका एक अपवाद है और वो ये है कि यदि दुह, ये शब्द लिया हमने दुह, इसका योग करें हम खा वर्ण से। देख रहे हैं ये खा भी बताया गया है कि का खा हो, टा ठा हो या फिर पा फा हो, इस स्थिति में विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। तो यहां पर तो दु है, तो अगर हम देखें तो ये द का हलंत हो गया और यहां पर छोटा ऊ हो गया, इसके बाद में ये विसर्ग जुड़ेगा, फिर इसका योग होगा खा से। तो यहां पर तो इस ऊ का मूर्धन्य सा हो जाना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है कि यह ज्यों का त्यों दुख ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है। हमने जाना कि विसर्ग का मूर्धन्य सा कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि यदि किसी शब्द की जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं या उसका संधि कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि में, तो विसर्ग का मूर्धन्य सा कैसे होता है। परिभाषा में मैंने बताया आपको कि अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ होता है, फिर दूसरा शब्द का खा, टा ठा या फिर पा फा होता है, इस स्थिति में जो विसर्ग होता है हमारा, ये इसका मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। हमने इसके कुछ उदाहरण यहां पर लिख दिए हैं। उसके बाद में इसका जो अपवाद है वो मैंने लिखा है, आपको बताया है। ये इसका अपवाद है कि दुह का योग जब खा से होता है तो वो दुख ही रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग है उसका मूर्धन्य सा नहीं होता है। अब हम जानेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम जानेंगे कि विसर्ग का दंती सा कैसे हो जाता है। मैं लिख रहा हूं,
देखिए ये परिभाषा है, विसर्ग का दंती सा हो जाता है। परिभाषा कहती है यदि विसर्ग के बाद हमारा तावर्ण हो या फिर था वर्ण हो, ये दो व्यंजन वर्ण आ जाते हैं विसर्ग के बाद में। देखिए ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद ता हो अथवा था हो, इस स्थिति में जब संधि होती है तब ये जो विसर्ग है इसका सा हो जाता है। ये फार्मूला है हमारा, समझ में आई बात। विसर्ग के बाद यदि ता हो अथवा था हो, इस स्थिति में विसर्ग का दंती सा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। मैंने लिखा है यहां पे, मैंने एक उदाहरण ले रखा है नमः धन्ते। तो हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद ता है, विसर्ग के बाद ता है, और हमारी परिभाषा कहती है कि यदि विसर्ग के बाद ता आता है तब विसर्ग का सा हो जाता है। इसलिए हमारा नया शब्द नम, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे कि यहां पे ये नम तो रहेगा ही रहेगा, विसर्ग का यहां पर सा हो जाएगा, धन्ते, है ना। इसलिए हमारा नया शब्द नमस्ते हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा शब्द लेता हूं। ये तो हमारा ज्यों का त्यों ही रहेगा, यहां पे हमने नम ले ही लिया है, फिर ये विसर्ग और विसर्ग का बन जाएगा सा और धन्ते, तब बनेगा। दूसरा शब्द है हमारा मना धनताप, तब ये मन ज्यों का त्यों उतरेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद ता है इसलिए विसर्ग का सा हो जाएगा, धनताप ये ज्यों का त्यों उतर आएगा, और नया शब्द हमारा बनेगा मनस्ताप। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा शब्द है हमारा दुधंतर। अब चूंकि यहां पर उ है, विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। हमें इससे मतलब ही नहीं, हमारा तो विसर्ग है, और विसर्ग ये दू तो ज्यों का त्यों ही रहेगा हमारे पास, विसर्ग सा में बदल जाएगा कब, जब विसर्ग के बाद ता आता है, इसलिए तो इसलिए ये हमारा सा हो जाएगा, ये तर भी ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए नया शब्द हमारा जो है वो दुस्तर बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। हमने जाना कि कैसे विसर्ग का मूर्धन्य सा होता है। मूर्धन्य सा में हमने ये जाना कि उसमें अपवाद उसका क्या है कि ई और उ के बाद
विसर्ग होता है तो किस तरीके से वो मूर्धन्य सा में का खा टा ठा पा फा के साथ बदल जाता था, उसको हमने जाना। और आज हमने जाना कि विसर्ग का दंती सा कैसे होता है। उसमें हमने समझ लिया कि विसर्ग के बाद यदि ता या था होता है तब विसर्ग का दंती सा हो जाता है। आशा करता हूं कि ये तो हम लोगों ने आज विसर्ग संधि में 2 नियम पढ़ लिए कि कैसे विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, कैसे विसर्ग का दंती सा हो जाता है। आशा करता हूं कि ये नियम आपकी समझ में आए होंगे। अगर ये नियम आपकी समझ में आए हैं, आपको अच्छा लगा है और आपने सही से इसको पढ़ा है तो फिर कमेंट करके मुझे बताइए। इन 2 शब्दों की संधि विच्छेद करिए। मैं लिख रहा हूं, मेरे शब्द हैं कमेंट करके मुझे इन 2 शब्दों का संधि विच्छेद करके बताइएगा। इसी तरीके से इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपकी समझ में वीडियो आया है। अगर वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रुकिए रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, रुकिए, अभी रुकिए, बेल आइकन को जरूर पुश करिए, उसको एक बार जरूर दबाइए। पता है क्यों? ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।